हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस मास्टरिंग यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो में। देखिए, इसका नाम ज़रूर है यूपीएससी सीसैट कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यूपीएससी सीसैट लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यूपीएससी सीसैट का जो 2023 का पेपर था ना, मैं उसके अभी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, पैसेजेस उठा रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा रहा हूँ, और बाकी के भी मैं 24 का भी करूंगा, और उसके बाद हम 22 21 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो अच्छे लेवल का आता है और उसमें वैरायटी दिखती है आपको। मतलब इसमें आपको अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और आपको नॉर्मल वाले जिसमें कई बार आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल रहा होता है वो भी मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको डेली वोकेबुलरी की वीडियोस भी रोज मिलेगी। अगर आप इस वीडियो के थ्रू इस चैनल को पहुंचे हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डेली वोकेबुलरी प्लस बाकी के ग्रामर के कंटेंट का। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पार्ट 5 है। आप बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं। आपको इसमें इंपॉर्टेंट यही है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताता, इसमें मैं अप्रोच के ऊपर काम करता हूँ कि आपकी जो आरसी की अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि बहुत सारे रूल्स बताते हैं, भैया एग्जाम में आपके पास में, आप गर्मी में बैठे हो वहां पे, ठीक है, या फिर मान लो अगर कोई ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको एसी मिल जाएगा, वरना प्रेशर सिचुएशन तो है ना, उसमें आपके सारे रूल्स याद करते रहोगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे सिंपल सी एक अप्रोच समझ में आती है जिसकी वजह से आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इक्का दुक्का क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो शायद इश्यूज क्रिएट करे, वरना आपको हर एग्जाम में, ठीक है, मैं कैट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सी सैट और उससे नीचे वाले जितने भी अपने नॉर्मल जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब की बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएंगे आपके। चलिए, तो काफी टाइम लग गया, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, तो हमारा रहने वाला जो पैसेज 1 है उसको हम पढ़ेंगे। अप्रोच हमारी क्या है, सिंपल सी चीज, पहली चीज तो अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना। ठीक है, इसको आप काट दो। जो पैसेज में लिखा है हमें से वही पढ़ना है। ठीक, उसके हिसाब से देखिए, क्वेश्चन ही देख लीजिए। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड बाय ऑथर। ठीक है, यहाँ पे ऑथर लिखा गया है पैसेज का, वरना ये नहीं लिख देते कि आपको जो लगता है वो आप कर लीजिए, है। तो ये चीज पहले रखनी है। और सबसे पहला जो हमारा अप्रोच है, अप्रोच क्या है कि हम सीधा सबसे पहले पैसेज को स्टार्टिंग में एक बार फटाफट पढ़ेंगे, मतलब जिसको हम स्किम थ्रू करना कहते हैं, और उसके बाद में एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट हमारा कोई भी, अब जैसे सी सेट है, इसमें तो आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा है ना, एक पैसेज में एक आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा दो आ जाते हैं या तीन आ जाते हैं, वो भी रेयरली होता है। ठीक, तो इसमें आपको एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर एक आंसर करना पड़ेगा। बाकी जितने भी एग्जाम्स है उसमें एक पैसेज के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया टाइम वेस्ट। ठीक, देखिए, सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स, uncultivated systems such as forests, wetlands, pastures, etc. In addition to agricultural lands, enables a systematic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear of natural disasters and season-induced rainfalls of agricultural food. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather conditions than annual crops, forest foods often provide a safety during net periods of food shortages caused by a crop failure. Forest foods also make important contribution during seasonal crop production gaps. मतलब हमें कुछ कुछ आइडिया मिल गया कि क्रॉप्स और फॉरेस्ट का कुछ कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अच्छे से अब क्या चीज़ है। तो अब क्या है, सोर्सिंग फूड्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स कौन से है, फॉरेस्ट है, वेस्टलैंड, वेटलैंड है, पेस्चर्स है वगैरह, इनसे। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड, इनेबल्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू फूड कंजम्पशन। ठीक है, फूड कंजम्पशन की बात हो रही है कि फूड कंजम्पशन की हम सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड्स तो हमारे पास है ही, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स भी है जहां से हमारे पास फूड आता है। क्या करता है, इट अलाउज रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, है ना, रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको सस्टेन करने में हेल्प करता है पूरे साल के लिए। ठीक है, और उनको क्लियर रखता है नेचुरल डिजास्टर और सीजन इंड्यूस्ड शॉर्टफॉल्स। ठीक है, अब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर आ गए, मतलब बहुत बारिश हो गई तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, तो नहीं होगी हमारे पास में क्रॉप्स, है ना। या फिर सीजन इंड्यूस्ड शॉर्टफॉल्स होगी। ठीक है, उस चीज, किस चीज की, एग्रीकल्चर फूड की।
ठीक है, तो उससे इनको बचा के रखता है ये हमारा नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रीज इज ऑफन मोर रेसिलेंट टू एडवर्स वेदर कंडीशंस देन एनुअल क्रॉप्स, है ना, ज्यादा रेसिलेंट होते हैं हमारे ये जो ट्रीज है, ठीक है, एनुअल क्रॉप्स से ज्यादा, क्योंकि वो तो खराब हो जाती है। फॉरेस्ट फूड्स ऑफन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट होता है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फूड शॉर्टेजेस, जब भी ये फूड शॉर्टेजेस होती है क्रॉप फेलियर की वजह से, तो ये सेफ्टी नेट रहता है। फॉरेस्ट फूड्स ऑल्सो मेक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जब सीजनल होता है, जो गैप होते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के, उस टाइम पे भी फॉरेस्ट फूड्स काम के होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, मैंने भी नहीं देखा है अब तक। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज। ठीक है, कि जो भी सॉरी सॉरी जो भी ऑथर है वो कहना क्या चाहता है इस पूरे के पूरे में, क्रक्स क्या है इस मैसेज का। ठीक है, तो अब वो हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ओन लैंड्स, ऐसा कहीं पे रिप्लेस करने का लिखा है? रिप्लेस करने का तो हम सोच ही नहीं सकते, तो पहली चीज गलत। ठीक है, हम एलिमिनेशन से जाएंगे, 100% रिजल्ट आएगा। फूड सिक्योरिटी कैनॉट बी ensured इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ अनकन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ये भी कहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर नहीं कर सकते जो हमारी प्रेजेंट प्रैक्टिस है ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रू हो अपने आप में, लेकिन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में? नहीं है ना, तो इसलिए ये गलत है। Wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry systems to help the poor, अपने आप में सही है, लेकिन क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में? नहीं लिखा हुआ। कहीं पे भी एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हुई है? कहीं पे ऐसे कन्वर्जन की बात हुई है? नहीं हुई है, तो ये भी गया, मतलब हमारा आंसर ये रहने वाला है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, एग्रो सिस्टम्स शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलोंग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, हर जगह क्या बात हो रही है? सोर्सेज ऑफ फूड्स फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, हर जगह यही बात हो रही है, सिस्टमेटिक अप्रोच हो रही है। ठीक है, और ये आपको सस्टेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ज्यादा रेजिलियंट है एनुअल क्रॉप से, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या हेल्प करता है? सीजनल क्रॉप्स जो है ना, तो एग्रो सिस्टम जो है, इनको डेवलप करोगे तो ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का एडिशन में है, रिप्लेसमेंट में नहीं है। तो बेस्ट पॉइंट हमारा यही रहने वाला है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, है ना, बाकी तो इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा ही काम कर दिया, तो अब दिखेगा कितना, लेकिन अगर फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पैसेज है अपना, इसको भी हम फटाफट पढ़ते हैं। अब जो पहला पैसेज था अपना, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, तो हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे, एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, हम इसको फटाफट करेंगे सो दैट एग्जाम टाइप में हम रेडी हो जाएं। ऑब्वियसली एग्जाम में हमारी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि प्रेशर होता है। यहाँ पे हम आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे। बाकी एक और चीज़, कल था सेबी का एग्ज़ाम। ठीक, तो वहां पे भी अगर आप में से किसी ने दिया है तो आप बता सकते हैं। बाकी मेरे पास जो फीडबैक है उसमें यह था कि पैसेजेस ना थोड़े से टफ थे, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। जैसे हमें पिछले पैसेज में डायरेक्ट आंसर मिल गया था ना, तो इसका सेबी में डायरेक्ट आंसर मिल नहीं रहा था। ठीक, तो उसमें हमारी जो ये अप्रोच है ना, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक, कि आपने एक बार पढ़ लिया डायरेक्ट आंसर में, तो क्या है, आप क्वेश्चन गए, क्वेश्चन पढ़ा, ठीक, क्या क्या है क्वेश्चन में पूछा गया, और आपने इसमें आके ढूंढ लिया कि क्या लिखा हुआ है ना। बट ऐसा नहीं हो पाता, तो मेरी अप्रोच इसीलिए ये वाली काम आती है, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर निकले ना निकले, हम एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क कर सकते हैं और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वाइल अवेयरनेस ऑन द यूज मिसयूज ऑफ एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमन नॉलेज, एज is the impact of dosing poultry with antibiotics. The environmental impact of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug resistant infections. The occurrence of drug resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plants is well known. तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि कुछ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग या मतलब उस चीज की बात हो रही है। तो हम देख लेते हैं असली में क्या है। While awareness on use, misuse and abuse of antibiotics is common knowledge, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है, उसके यूज मिसयूज की बात हो रही है, और अवेयरनेस जो है उसकी। एज इज द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री, ठीक है, जो पोल्ट्री है उसमें हम एंटीबायोटिक्स जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट। ठीक है, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट treating their waste has scarcely been discussed at
एनी लेंथ और सीरियसनेस दस फार। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो अपना ट्रीट नहीं करते वेस्ट को और उसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये सीरियसनेस के इसके ऊपर डिस्कशन हुआ नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक, एक सेकेंड, नॉट ट्रीटिंग हैज बीन डिस्कस, हाँ डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन हुआ है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक फैक्ट्रीज इज फ्यूलिंग द राइज ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन। ठीक है, जो पॉल्यूशन है एंटीबायोटिक फैक्ट्रीज से वो राइज कर रहा है ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस का। ठीक है, तो इसको एक बार साइड में देख लेते हैं, काम आ सकता है। द ऑक्यूरेंस ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया सराउंडिंग द फार्मास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इज वेल नोन। ठीक है, पता है हमें इस बारे में। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज। मतलब इसमें भी जो ऑथर ने बोला है हम उसी की बात करेंगे, अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसमें बार बार क्या बात हो रही है कि यहाँ पे था, एक सेकेंड, हाँ, ट्रीटिंग देयर वेस्ट, ये। ठीक है, अगर मैं कोई और पेन यूज करूं तो ये जो है ये हो गया पहला। उसके बाद में फिलिंग द राइस, पॉल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और उसके बाद तो ये जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है फार्मा से, वो भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है, इसको हम एक बार के लिए साइड करके रख लेते हैं। अब क्या है दूसरा, इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। ठीक है, अपने आप में सही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये कट जाएगा। स्प्रेड ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन वे विद, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। एज इट इज इनहेरेंट इन मॉडर्न मेडिकल केयर, नहीं ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा होता तो हमारी नज़र डायरेक्ट आ जाएगी। कंपनी शुड बी सेटअप इन हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिमोट एरियाज की कहीं बात नहीं हुई कि इनको ऐसे सेटअप करना चाहिए, नहीं। तो ये हमें सही लग रहा था और यही हमारा आंसर रहना है, तो हमारा आंसर रहेगा ए। ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यही जगह बात हो रही थी। अब जो नेक्स्ट पैसेज है अपना, बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन अक्रू ओनली व्हेन स्टूडेंट्स कंप्लीट एंड लीव स्कूल आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड द gateway skills, like one learns to walk before running. Similarly, one picks up advanced skills only after picking the basic foundational skills. ठीक है, the advent of knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. Without a strong learning foundation at primary level, there can be no improvement in higher level, हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, हमें आइडिया मिल गया है बेसिक बेसिक कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉपरली कहा क्या गया। तो क्या है बेनिफिट्स किसके, गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन अक्रू होते हैं सिर्फ जब स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं और लीव करते हैं स्कूल को। ठीक है, मतलब कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है आफ्टर एक्वायरिंग गेटवे स्किल्स। ठीक है, कि आपकी जो स्किल्स की ज़रूरत है उनको आप एक्वायर करके ही लीव कर रहे हो स्कूल को। ठीक है, लाइक वन लर्न्स टू वॉक, रनिंग से पहले हम चलना सीखते हैं। सिमिलरली वन पिक्स अप एडवांस स्किल्स, हम कब करते हैं, जब हम बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स कर लेते हैं उसके बाद ही, है ना। ऐसा नहीं है ना आप ABCD सीखे बिना ही कोई वर्ड सीख जाओ कि हाँ भैया मुझे तो एडवांस बोलना आ गया लेकिन मुझे ABCD नहीं आती है। तो वही बात हो रही है। द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, पोजेसेस न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस है, एंड वन ऑफ द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग एन अनएजुकेटेड फोर्स वर्कफोर्स विल बी आर इनेबिलिटी टू कीप पेस विद द ग्लोबल इकोनॉमी। क्योंकि अब क्या है कि पूरी दुनिया में नॉलेज की बात हो रही है, ठीक, लेकिन अगर हमारे पास में अनएजुकेटेड वर्कफोर्स रहेगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी तो होगा जो कि बहुत सीवियर रहने वाला है ना। और हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में हाँ, कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएंगे, है ना, यही बोलते हैं। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन एट प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल होता है हमारा 5th तक का, तब तक अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी हायर एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, आसान सा पैसेज था, कर लेंगे आसानी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। ठीक है, अब इसमें भी वही है कि ऑथर का क्या कहना चाहता है ना, पूरे स्टेटमेंट की समरी। ठीक है, अब देखते हैं इसको। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, कि यहाँ पे आपको समरी में ये मिल सकता है कि बार बार क्या हो रहा है कि आपको क्वालिटी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए,
है ना। क्या होना चाहिए, क्वालिटी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और पूरी गेटवे स्किल्स की बात हो रही है, लर्न टू वॉक बिफोर रनिंग, है ना, एडवांस स्किल्स और फाउंडेशनल स्किल की बात हो रही है। मतलब आप जगह जगह देखोगे तो यही बातें हो रही है, तो ये हमारा सही हो सकता है एक बार के लिए। अब देख लेते हैं, इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, पर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। चलिए, अब इसमें तो चलो हमारी नॉलेज आ रही है, बट कहीं भी ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं चलना, ऑथर पे चलना है। लेकिन इसमें भी तो कहीं लिखा होना चाहिए ना, नहीं लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग इसको एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है या कुछ भी है तो आप फीडबैक दीजिए, मैं थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम तरीके से भी समझ आ जाए कि हमें कैसे जज करना है, और एलिमिनेशन तो हमारा बेस्ट मेथड है ही। आर एजुकेशन, अच्छा एक और चीज, एलिमिनेशन बेस्ट मेथड क्यों होता है? देखिए आजकल क्या है ना, कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सिमिलर टाइप के मिलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा बढ़िया स्किल्स वाला होगा, जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग होगा, जिसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। दिमाग को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो कि आपके पास में, मान लिया कि आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन क्या जरूरी है कि जो इंटेलिजेंट होगा वही एग्जाम क्लियर करेगा? इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम वही क्लियर करेगा जो उस टाइम पे काम कर गया, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइम पे जो प्रॉपर प्लानिंग लेके आया, जिसने हार्ड वर्क किया है, जिसके पास प्रैक्टिस है, ठीक। अगर आपको ये मेरी अप्रोच समझ आ गई होगी, पहले एक दो वीडियो में ही आ गई होगी, बट आप अगर साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक, तो आप अप्रोच से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी उस चीज में। अब जो थर्ड है हमारा, आर एजुकेशन शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हायर एजुकेशन, ठीक है। काइंड ऑफ ये भी सही हो सकता है, तो इसको भी हम देखेंगे। पेरेंट्स ऑफ मैनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनवेयर, नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पर पेरेंट्स की तो बात ही नहीं। तो अब हमारे पास है ए या सी में, तो हम दोबारा पढ़ेंगे। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स, अच्छा ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस, यहाँ पे बात क्या हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है ना, क्योंकि हमें तो अपनी इकोनॉमी को, ये देखिए इकोनॉमी की बात हो रही है हर जगह, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम को हम एक बार के लिए बैक पे रखेंगे, पीछे रखेंगे, और हम इसकी बात करेंगे, ग्लोबल पावर की। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही था। अगर आपके दो, देखिए सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर दो ऑप्शन सही है तो आप किस पे जाओगे, जो ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है, जिसके बारे में बात हो रही होगी, क्रक्स, हमें ना क्रक्स पे करना है। एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही है, ये हमारे जो इकोनॉमी है उसको रेडी रखने की बात हो रही है नॉलेज के साथ में, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें भी रहेगा ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुर्डियंस एस, ठीक है। जो शॉन, सॉरी नॉट शॉन, जीन बर्डियन, बुरिडान है, द 14th century philosopher, wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices and uncertainties. In the story, a donkey stands between two equally appealing stacks of hay, unable to decide which to eat. It starves to death. Changes in technology and innovations such as smartphones and tablets only exacerbate, ठीक है, देखेंगे, आर ग्लट ऑफ चॉइसेस, ठीक है। कांस्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रियल टाइम डेटा एंड सोशल मीडिया can leave little room for self reflection and rest, making decisions are more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices yet find themselves unhappy and anxious, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमारे चॉइसेस की, हमारे डिसीजंस की बात हो रही है। तो देख लेते हैं क्या है। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड, ठीक है, यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। इसने क्या लिखा था, रोट अबाउट फ्री विल, ठीक है, फ्री विल की बात की थी, एंड इनेबिलिटी टू चूज ड्यू टू न्यूमरस चॉइसेस एंड अनसर्टेनिटीज, मतलब कि बहुत सारी चॉइसेस है, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमरस चॉइसेस और अनसर्टेनिटीज, ठीक है। इसलिए हम लोग चूज नहीं कर पाते, इनेबिलिटी, डिसाइसिवनेस नहीं ला पाते। इन द स्टोरी, अ डोंकी स्टैंड्स बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग हैक्स स्टैक्स ऑफ है, मतलब उसका जो चारा होता है, खाने की चीज है, वो दोनों इक्वल है, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि खाना कौन सा है, तो वो भूख से डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। Changes in technology and innovation such as smartphones and tablets only exacerbate our glut of choices. अब देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा vocab, इसलिए आप मेरी डेली vocab की वीडियोस देखोगे तो उसमें भी मैंने ये आपको exacerbate करवाया हुआ है वर्ड,
ठीक है, ग्लट नहीं करवाया वो मैं अभी बता देता हूँ। देखिए एग्जैसरबेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को और खराब करना। ठीक है, तो ये जो इनोवेशन है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स वगैरह, ये और ज्यादा खराब कर देते हैं किसको, हमारी ग्लट ऑफ चॉइसेस को। अब ग्लट क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। ग्लट क्या होगा, किसी चीज की जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा। देखिए अब आपके पास में चॉइसेस ज्यादा है, ठीक है, आपके पास अगर दो ही चॉइस होगी तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छा मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। अब आपके पास में ज्यादा चॉइसेस है, जस्ट लाइक मॉल्स में या फिर शॉप्स में हमारे पास कपड़े की चॉइस लेने हमें एक होता है, लेकिन उसमें इतनी चॉइसेस होती है कि दो तीन पसंद आ जाता है, फिर आप एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हो, है ना। तो मुझे उम्मीद है एग्जैसरबेट जो कि बढ़ा देता है खराब चीज को, और ग्लट मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा। ठीक है, constant connectivity and overconsumption of real time data and social media can leave little room for self reflection। ठीक है, कनेक्टिविटी और ओवर कंजम्पशन जो है हमारी सोशल मीडिया और डेटा की, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हम लोग, है ना। एंड रेस्ट भी नहीं कर पाते, मेकिंग डिसीजंस मोर डिफिकल्ट, हमारे डिसीजन से और डिफिकल्ट हो जाते हैं। लाइफ इज अबाउट चॉइसेस, ठीक, लाइफ चॉइसेस के बारे में ही है। मैनी पीपल आर ओवरवेल्म्ड विद अट्रैक्टिव लाइफ चॉइसेस, मतलब उनके पास में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लाइफ चॉइसेस होती है, स्टिल मतलब येट फाइंड देमसेल्व्स अनहैप्पी एंड एंग्शियस, क्योंकि कुछ ज्यादा ही चॉइसेस है ना, तो आप काम कर ही नहीं पाते किसी चीज पे। तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द, बस ठीक है, सिंपल है, हमें लॉजिकल मैसेज निकालना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी enfeebles societal structure and makes life difficult। सोसाइटल स्ट्रक्चर की कहीं पे बात हो रही है कि उसको एनफीबल करे मॉडर्न टेक्नोलॉजी? हाँ, लाइफ डिफिकल्ट बनाने की बात हो रही है। चलो इसको एक बार के लिए हम देखते हैं, अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस, ये भी ठीक है ना। वी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में भी, है ना। तो हम देखेंगे आगे, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शंस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। In our lives, having too few choices may not be a good thing, but having too many choices can equally be difficult। देखिए ये होगा, मैं बताता हूँ किस लिए। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, ये एक पॉइंट हो गया, है ना। यहां से लेके यहां तक का एक पॉइंट है, तो ये हमें सही लगा। बट क्या ये क्रक्स है इम्प्लाइड बाय द अबव पैसेज? क्या ये पैसेज में है? नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस, ये भी है, पैसेज में है, लेकिन क्या ये पूरे पैसेज का क्रक्स है? नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, हैविंग टू फ्यू चॉइसेस जो है वो सही चीज नहीं हो सकती, बट हैविंग टू मैनी चॉइसेस कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट। अगर आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी कर पाओगे, वरना आप ऊपर वाला लगा देते। ठीक है, कि यहाँ पे टू फ्यू चॉइसेस की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है कि टू मैनी चॉइसेस। हर जगह क्या बात हो रही है कि टू न्यूमरस चॉइसेस। ठीक है, इनेबिलिटी टू चूज। ठीक है, उसके बाद में इसके पास, डोंकी के पास में क्या थे, इक्वली अपीलिंग स्टैक्स ऑफ ए। ठीक है, और ये ग्लट ऑफ चॉइसेस, है ना, ये सारी मेकिंग डिसीजंस जो बहुत सारे ओवरवेलम हो जाते हैं क्योंकि चॉइसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सही होगा। आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ये वाला क्वेश्चन टफ था, काफी टफ क्वेश्चन था ये। टफ इसीलिए क्योंकि आपके पास तीन और चार में से तीन ऐसे ऑप्शंस थे जो आपके सही थे, जो पैसेज में लिखे हुए भी है ना, इसलिए। अब इसमें मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझे बोलते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन भी कई बार पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि ये पैसेज में इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है, कि एक बार पढ़ा दूसरी बार पढ़ा, टाइम वेस्ट क्यों करना है, इसमें सीधा हम देखेंगे और इसमें देख के लगा देंगे। अब मान लीजिए देखा, यहाँ पे आपने देखा सोसाइटल स्ट्रक्चर और लाइफ डिफिकल्ट बना, हाँ भैया ये लिखा हुआ है सही, आपने कुछ 20-25 सेकंड तो बचा लिए, लेकिन क्या आपका आंसर सही हुआ? माइनस में बन गया ना। लेकिन अगर ये आप पूरा पढ़ोगे, आपने 30-40 सेकंड लगाए हैं किसी पैसेज पे, तो आपके +4 हो सकते हैं, +2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पैसेज को। ठीक, तो जो हमारा लास्ट पैसेज है, हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक, वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन फिजिकल एसेट्स सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। ठीक, steps to encourage the financialization of savings are critical। A populace, इसको हम देखेंगे, accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization। Hurdles to change includes onerous bureaucracy, a skepticism of organized financial institutions, a lack of basic information about which of the myriad सर्विसेज, myriad ही बोलेंगे शायद इसको,
है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता, मीनिंग पता है मुझे इसका, तो प्रोनाउंसिएशन मुझे भी चेक करनी पड़ेगी, आप भी एक बार चेक कर लेना। सर्विसेज एंड प्रोवाइडर्स इज बेस्ट फॉर ईच फैमिली एंड हाउ एंड इवन इफ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम इफ नेसेसरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाउस होल्ड या हमारी जो फंड्स हैं उसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं, बाकी इसमें अगर हम साइड में देखें तो ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक, ठीक है, हमारा जो घर का फाइनेंस होता है वो यूनिक है। वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेविली इन, हम फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। स्टेप्स टू एनकरेज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आर क्रिटिकल, ठीक है, हमें एनकरेज करनी चाहिए फाइनेंशियलाइजेशन हमारी सेविंग्स की, कि सिर्फ फिजिकल एसेट्स में ही हमें नहीं करना चाहिए। अब पॉपुलेस, पॉपुलेस क्या होता है, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन है ना, उसी की तरह है कि एक जगह पे जितने भी ऑर्डिनरी लोग रह रहे हैं ना किसी कंट्री में या किसी एरिया में, तो उनको पॉपुलेस बोलेंगे। ठीक है, जो लोग हैं अकस्टम टू ट्रेडिशनल प्रोसेस विल नॉट सिंपली जंप इनटू फाइनेंशियलाइज, है ना, कि उनका जो नॉर्मल काम चलता जा रहा है उससे वो एकदम जंप तो नहीं करेंगे फाइनेंशियलाइजेशन। हर्डल्स टू चेंज इंक्लूड ऑनरस, अब देखिए एक और वर्ड है जो मैंने करवाया है अभी एक दो दिन पहले ही वीडियो में करवाया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डेली वोकेबलरी आप देखेंगे आपको काम आएगा, आप यहीं पे एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे काम आया। ठीक है, ऑनरस, ऑनरस क्या होता है, कोई चीज जो ना डिफिकल्ट हो, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, ठीक है, वैसी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म क्या होता है, कोई ना आपको फील आ रही हो, नॉर्मल से फीलिंग आती है किसी चीज के लिए डाउट की, है ना, कि आपको डाउट है, तो डाउट है किस पे, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। अ लैक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द मायरेड, ठीक है, अब मायरेड क्या होता है, ये क्या होता है, किसी चीज का ना बहुत ज्यादा, जैसे पिरामिड है ना, मान लो पिरामिड से एग्जांपल ले लो, ये बहुत ऊंचा होता है ना, तो वैसे ही किसी चीज की बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी, है ना। मायरेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है कि बेस्ट है कौन सा है, किस फैमिली के लिए और कैसे, या फिर इवन इफ वन कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम इफ नेसेसरी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। अब क्या है, रिगार्डिंग द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशंस दैट आर इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे तीन है, मतलब आपके ऐसा नहीं है कि इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही होगी, आपके पास ऑप्शंस है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशंस, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी चाहिए क्योंकि हर जगह बात की क्या गई है, सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की गई है, यहाँ पे स्टेप्स की बात की गई है, तो ये भी अपने आप में सही है, देखते हैं आगे। हाउस होल्ड्स मतलब चलो इसको हम बाद में देखते हैं। हाउस होल्ड्स नीड कस्टमाइज सॉल्यूशंस, ठीक है, बिल्कुल, ये सर्विस प्रोवाइडर्स किस लिए है, क्योंकि हर फैमिली अलग है ना। यहाँ पे क्या दिया है, अकस्टम टू ट्रेडिशनल प्रोसेस विल नॉट सिंपली जंप इनटू फाइनेंस, तो मतलब उनके हिसाब से होना चाहिए, हमारा टू तो एकदम सही है, तो टू किस किस में है, इन इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हम इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, इनोवेशंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल, है ना, इसीलिए तो ये सब काम कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल प्रोसेस से सीधा नहीं जाएंगे, तो इनोवेशन चाहिए हमें। ठीक है, टेंडेंसी, ठीक है, ये तो चलो अलग चीज़ है, स्टेप्स टू एनकरेज, तो ये भी हमारा सही रहने वाला है, तो हमारा टू और थ्री तो सही हो रहा है, तो हमारे पास में टू और थ्री, इसमें थ्री नहीं है तो हमारा ये भी कटा, अब हमारा ये हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। अब हम फर्स्ट वाले पे दोबारा, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशंस, ठीक है, हमारे पास है ना, रिफ्लेक्ट करता है ये सॉल्यूशंस जो पैसेज में दिए हुए हैं कि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा चलिए मैं इसको ना आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होगा तभी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस हो पाएंगे, सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप फंस रहे हो ऐसे दो चॉइसेस में, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होगा तभी आप कस्टमाइज सॉल्यूशंस बना पाओगे, और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होगा तभी तो आप इनोवेशंस कर पाओगे। रिजिड चीजों में क्या आप कस्टमाइज कर पाओगे, लोगों के हिसाब से नहीं कर पाओगे, क्या आप इनोवेट कर पाओगे लोगों के हिसाब से, नहीं कर पाओगे, इसलिए हमारा फर्स्ट भी सही रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर रह जाएगा डी। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप देखिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, काम आएगा, ये सबके काम आने वाला है। ठीक है, और हर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि ये अप्रोच जो है ना, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जीएस या जीके तो नहीं है कि आपको समझ आ रहा हो कि भैया ये रट्टा मार लिया। इसमें ज़रूरी है अप्रोच, और बाकी उसके बाद तो वही चीज़ है कि आप खुद कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो बस यही था, अब अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे।
तो आप लाइक करके जाइए अगर वीडियो अब तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए।